पाकिस्तान का टैक्स स्ट्रक्चर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। आपको एसए में भी फ़ायदा देगा, आपको करंट अफेयर में भी फ़ायदा दे देगा, कई जगह पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि पाकिस्तान कैसे रेवेन्यू जनरेट करता है। नज़र आ रहा है सबको? या इसको थोड़ा सा पढ़ा कर लें। अच्छा जी, ये तीन तरह से टैक्स जनरेट करते हैं हम लोग, एफटीआर फाइनल टैक्स रिजीम, एनटीआर नॉर्मल टैक्स रिजीम, एंड थर्ड वन इज एनटीआर सेपरेट एसटीआर। ये गलत लिखा हुआ है, एनटीआर नहीं होना था, मैं सही है, एसटीआर होना था, सेपरेट टैक्स, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम या सेपरेट टैक्स रिजीम। अच्छा, एफटीआर क्या है? एफटीआर का मतलब है जो आप बिजली के बिल में, हमें बहुत मसला है, इतना ज़्यादा बिल आ जाता है, वहाँ पे जो आप टैक्स दे रहे हैं उसमें बहुत सारे टैक्स दे रहे हैं, उसमें आप एफटीआर वाला भी दे रहे हैं और एनटीआर वाला भी दे रहे हैं। एफटीआर, चले इंपोर्ट की एग्जांपल लेते हैं। कमर्शियल इंपोर्टर एक टर्म है, हम जब इंपोर्ट करते हैं ना वहाँ पे ड्यूटीज़ पे करते हैं, वो जो ड्यूटीज़ हैं वो एफटीआर है, फाइनल टैक्स रिजीम है। आपने ड्यूटीज़ पे कर दी, आपने माल मंगाया, मैंने बॉटल मंगाई 100 रुपये की, अमेरिका से मंगाई मैंने, ये 100 रुपये इसकी इनवाइस वैल्यू थी, पाकिस्तान पहुंची, कस्टम ने मुझे बोला इसके ऊपर मैं 50 रुपये तुमसे टैक्स लूँगा, मैंने उसको 50 रुपये टैक्स दे दिया, 100 रुपये इनवाइस वैल्यू दी अमेरिका में, 50 रुपये मैंने कस्टम पे दे दिया। अब मैंने इसको सेल किया, 50 रुपये उनको दे दिया, 150 की हो गई। अब मैंने इसको सेल किया 160 रुपये का, 10 रुपये कमाए। ये 10 रुपये जो है, अब इस 10 रुपये पर मुझे टैक्स नहीं देना क्योंकि मैं पहले ही 50 रुपये टैक्स दे चुका हूँ। ठीक हो गया? ये एक एग्जाम्पल है। तो एफटीआर से हमें क्या समझ आया? ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर बिल्कुल फुल एंड फाइनल टैक्स है या उससे जो हम टैक्स लेते हैं वो एडजस्टेबल है। लाइक एक और केस, जस्ट एन एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये ऐसा एग्जैक्टली ऐसे केसेस नहीं होंगे। मैंने एक चीज़ मंगाई, यही बॉटल 150 रुपये की, मैंने इसकी ड्यूटी दी, 160 रुपये की बेची, 50 रुपये मैं पहले से टैक्स दे चुका था। अब मुझे इस पे 5 जो है मैंने टैक्स कैलकुलेट किया 10 रुपये के ऊपर, तो 2 रुपये टैक्स और निकल के आ गया, तो मैंने 2 रुपये टैक्स पे कर दिया। एफटीआर के अंदर 2 सब कैटेगरी है, मिनिमम टैक्स रिजीम और फुल एंड फाइनल टैक्स रिजीम, सब कैटेगरी है। एक वो है कि आपने जो दिया एट सोर्स स्टेज पे जितना दिया बस वही फुल एंड फाइनल है और कुछ भी नहीं देना। एक है कि आपने, एक कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें आपने एट सोर्स दिया, अगर तो आपकी टैक्स लायबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर उस एट सोर्स दिए हुए टैक्स से ज्यादा बनेगी तो जो डिफरेंस है आपने देना है, अगर उससे कम बनेगी तो वापस नहीं मिलेगा, नहीं होगा। ठीक हो गया? ये समझ में आ गया एफटीआर? एक बार इसको रीड कर लेना। अच्छा, ये कहता है इसमें आपको कोई एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है डिडक्ट करना, कोई रिबेट नहीं ले सकते आप इस तरह की एक्टिविटी में, और नॉट रिफंडेबल है वो, मतलब वापस इनसे कुछ नहीं मिलेगा। जो उन्होंने एट सोर्स काट लिया, अब उससे वापस नहीं मिलेगा, अब आपको उसके ऊपर और ही देना होगा कुछ। जब हम इसको प्रैक्टिकल चीज़ों में देखेंगे फिर और समझ में आ जाएगा। दूसरा है एनटीआर, ये सिंपल है, आपने इनकम जनरेट की, स्लैब में देखा क्या टैक्स रेट लग रहा है, वो लगाया और वो दे दिया, वॉलंटरी आपने पे कर दिया। तीसरा है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। एनटीआर में बार-बार पे होंगे ना, साल में एक दफ़ा ही होगा,
देखिए आपका एडवांस, अभी हम अगली स्लाइड आएगी ना वो ये वाली, वो आपको और डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर देगी। अच्छा जी, ये वाला आपका जो क्वेश्चन है इसको क्या हो गया यार, कुछ आगे पीछे से हो गया ये। अच्छा एनटीआर क्या है? एक उसने चार्ट दिया हुआ है नॉर्मल टैक्स रिजीम का, जिसमें सैलरी के भी टैक्स रेट्स अवेलेबल हैं, इतनी इनकम होगी तो 10% लगेगा, इतनी इनकम होगी तो 20% लगेगा, उससे बढ़ेगी तो 30%, स्टार्ट होता है 5% तो 35% तक जाता है पाकिस्तान का टैक्स रेट, सैलरी में भी और बिजनेस में भी। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम ये है कि कुछ केसेस ऐसे हैं जिसको उसने स्पेसिफिकली डील किया, उसके रेट्स ही अलग है। स्टॉक मार्केट, स्टॉक अगर आपने 1 साल से कम अरसे में स्टॉक खरीदा और बेच दिया, स्टॉक से मतलब मेरा शेयर है, शेयर आपने 1 साल से कम रखा तो 15% रेट है, 1 साल से ज़्यादा रखा तो गालबन 7.5% है, एंड सो ऑन। वो एक चार्ट बना हुआ है, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में आता है। प्रॉपर्टी के केस में सेपरेट रेट्स हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं उसमें, सेपरेट ब्लॉक के भी यूज़ कर सकते हैं और एनटीआर के भी यूज़ कर सकते हैं, वो हमारी सवाब है हम कहाँ से कैलकुलेशन बनाते हैं। इस तरह के कुछ आइटम हैं, एक पूरा चैप्टर है जिसमें उसने एक्सप्लेन किया है कि ये एक्टिविटीज़ होंगी तो ये वाले रेट्स लगेंगे। और मैंने सीएसएस के एग्ज़ाम में सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का क्वेश्चन देखा नहीं है, बहुत काफ़ी कॉम्प्लेक्स किस्म का होता है, तो आप लोगों को बस इतना समझ लें कि हाँ ये थ्योरी में एक क्वेश्चन ज़रूर देगा कि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है क्या। अगर जो बातें मैंने बोली हैं आप इसको अच्छी अंग्रेज़ी में लिख सकते हैं तो वो आपको नंबर दे देगा, तो ऐसी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। या नहीं देख सकते तो फिर आप रट्टा मार लें, मैं जो नोट दूंगा उसमें आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। अच्छा भैया, वो आप जो सवाल पूछ रही थी वो आप कलेक्शन की बात कर रही थी कि वो किस तरह से कितनी बार हम कलेक्ट करेंगे, कैसे देते हैं, वो ये बता रहा है कि भाई वो थे सोर्सेस, किन किन सोर्सेस से, ओ सॉरी स्ट्रक्चर क्या है, वो स्ट्रक्चर था, टैक्स स्ट्रक्चर क्या है। ये भी आपका थ्योरी में क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तान का टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, या आप कहीं रेफ़र कर सकते हैं कि पाकिस्तान में ये रिफॉर्म्स के अंदर रेफ़र कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर में फ्लॉ है, अगर अच्छे से आप समझ लें। या इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन में आप रेफ़र कर सकते हैं कि भाई एफटीआर में क्यों इसको डाला हुआ है, आप इसको एनटीआर में डालेंगे, यहाँ से रिमूव कर दें, वॉट एवर। तो स्ट्रक्चर को आप अगर थोड़ा सा समझ लें आपको बहुत फ़ायदा देगा। ये है कि कैसे लेता, कैसे उस स्ट्रक्चर की बेसिस पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे करता है उस स्ट्रक्चर की। तो भाई वो 3 तरीक़ों से लेता है आपसे, एक वो ले लेता है एडवांस में, दूसरा जो अच्छे लोग हैं उनको बोलता है भाई वॉलंटरी दे दो, तीसरा ऑन डिमांड लेता है, डंडे से लेता है, तीसरा वाला। एडवांस टैक्स कैसे लेता है, ये सबसे ख़तरनाक है, जिससे हम सब बहुत तंग आए पड़े। एडवांस टैक्स में 2 कैटेगरीज हैं, क्वार्टरली एडवांस टैक्स और दूसरा है टैक्स डिडक्शन और पेड एट सोर्स। क्वार्टरली एडवांस टैक्स क्या है कि भाई मेरी लास्ट ईयर की इनकम थी, एक मिनट, लास्ट ईयर की मेरी टैक्सेबल इनकम थी 10 लाख रुपए, 10 लाख पे मेरा 10% टैक्स बना 1 लाख रुपए, वो लास्ट ईयर मैंने पे कर दिया। ये बिजनेस इनकम की बात हो रही है। क्वार्टरली एडवांस टैक्स जो है वो बिजनेस इनकम पे एप्लीकेबल होता है। बस लास्ट ईयर मैंने 1 लाख रुपए टैक्स दे दिया, अब उसको कहता है कि भाई आपने हर क्वार्टर में अगले साल एक क्वार्टरली एडवांस टैक्स की स्टेटमेंट है IRIS के अंदर, वो फाइल करनी है, और वो ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर हो। लास्ट ईयर आपने 1 लाख रुपए टैक्स भरा था मुझे, तो बिजनेस तो ग्रो ही करता है ना, हर बंदा ग्रो करने के लिए बिजनेस करता है, तो इस बार भी आपकी कोशिश तो यही होगी कि आपका बिजनेस ग्रो करे। तो लास्ट ईयर 10 लाख कमाया था, तो इस साल तुम 15 लाख कमाओगे, तो 15 लाख पे फिर 1.5 लाख टैक्स देना है तुमने, तो लाओ अब मुझे तुम पहले ही क्वार्टर में दे दो, हर क्वार्टर में एडवांस देते जाओ, 1.5 लाख के कर लो 5 हिस्से, 32,500 रुपये। पहला क्वार्टर गुजरा, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में बोला स्टेटमेंट भरो,
32,500 रुपये जमा कराओ, पूरे साल में 1.5 लाख रुपए आ जाएगा तुम्हारा। नहीं सॉरी, 1.5 लाख कमाओगे। लास्ट ईयर क्योंकि लाख रुपए टैक्स दिया था तो 25,000 तो जमा करा दो अभी, इससे तो ज़्यादा ही कमाओगे ना, इससे ज़्यादा ही टैक्स दोगे इस साल भी। तो 25,000 तो मुझे तुम हर क्वार्टर के हिसाब से पूरा 1 लाख साल खत्म होने से पहले जमा करा दो। साल के आखिर में देखेंगे, अगर तुमने 15 लाख कमाए तो 50,000 और देना, अगर तुमने 9 लाख कमाए तो 90,000, 10,000 रुपये फिर हम रिफंड में बातचीत करेंगे। समझ में आ गई क्वार्टरली की स्टेटमेंट? जो लास्ट ईयर जितना तुमने कमाया है और टैक्स भरा है उसकी बेसिस पे अगले साल हर क्वार्टर में मुझे क्वार्टरली स्टेटमेंट भरो और उतना टैक्स जमा करा दो। ठीक हो गया? समझ आ गया? दूसरा है टैक्स डिडक्शन और पेड एट सोर्स विद होल्डिंग टैक्स। अब जो आप बात कर रही थी बैंक से लोन लेने की या बैंक की पेमेंट करने की, तो बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसमें हमारा विद होल्डिंग टैक्स कटता है। सैलरी इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल। इसीलिए सैलरीड पर्सन से हम आए दिन, अभी डॉन ने 1-2 दिन पहले आर्टिकल लिखा, उसके अंदर उसने ये बात लिखी, वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को यही बात सजेस्ट की है कि भाई आप अपने जो टैक्स रेवेन्यू जनरेशन जो आप कर रहे हैं, आप टैक्स की जो जनरेशन कर रहे हैं वो आप टैक्स बेस बढ़ा के नहीं कर रहे, सिर्फ उन्हीं सेम लोगों से आप टैक्स की वॉल्यूम बढ़ा के, टैक्स रेट बढ़ा के कर रहे हैं। मतलब अगर 10 लाख तो टैक्स दे रहे थे लास्ट ईयर, तो इस साल भी 10 लाख लोग ही टैक्स दे रहे हैं, लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने दिया 1 अरब रुपए, इस साल आप उनसे मांग रहे हैं 1 अरब 20 करोड़ रुपए। तो टैक्स बेस को बढ़ाओ। अब आसान है सैलरी वाले से लेना, गवर्नमेंट के पास इतने सारे लोग काम करते हैं, तकरीबन 80-90 हज़ार लोग, जो लास्ट मैंने कहीं पढ़ा था। फिर प्राइवेट सेक्टर में तकरीबन 3-4 करोड़ तो काम करते होंगे जो एम्प्लॉयमेंट में है। अब उसमें अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लास देख लें तो 20% एग्जीक्यूटिव क्लास होगी जो 6 लाख से ज़्यादा कमाते होंगे। अब 6 लाख से ज़्यादा किसी भी रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, जो कंप्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 6 लाख से ऊपर जो भी शख्स कमा रहा है वो टैक्सेबल है, और कंपनी लायबल है एज अ विद होल्डिंग एजेंट के उसका एट सोर्स डिडक्ट करे और जमा करा दे एफबीआर को। वो ये है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अब बच ही नहीं सकता ना उससे सैलरी वाला बंदा, तो उसने तो पे करना ही करना है। तो सैलरी वाले का रेट बढ़ाते रहो, अपना नंबर अच्छा करते रहो। बिजनेस वाले से लेना मुश्किल है, उसके फाइनेंशियल कौन देखेगा, उसकी दुकान पे कौन जाए, तो बहुत ग्रे एरियाज हैं हमारी इकॉनमी में, प्रॉब्लमेटिक है। सैलरी वाले से आसानी है, इससे ले लो। तो एट सोर्स कोई भी एक्टिविटी की आपने और उसके पैसे आपको मिल रहे हैं, और उस पे पेमेंट करने वाले ने टैक्स काट के एफबीआर को जमा करा दिया, तो ये क्या हो गया? विद होल्डिंग एजेंट ने जमा करा दिया, एट सोर्स है। किसकी टाइप हो गई है? एडवांस टैक्स। अब आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते होंगे एडवांस टैक्स क्या, एडवांस टैक्स क्या। तो एडवांस टैक्स बहुत सारी शक्लों में, जो आपको बिल में एडवांस टैक्स नजर आता है वो एट सोर्स है, विद होल्डिंग एजेंट है, वो आपको विदहोल्ड करके जमा कराता रहता है। ये उस बिल में आता है, कमर्शियल वाले में नहीं आता, और रेजिडेंशियल वाले में नहीं आता, कमर्शियल वाले में आता है। कमर्शियल वाले पे आता है, तो घर के बिल में ना ढूंढने बैठेगा। अब विद होल्डिंग फिर आगे मैंने वो तीनों ही बातों में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इनकम, एक्सपेंडिचर, विड्रॉल ऑफ ऑन इनकम, ये भी बैंक वालों ने इस साल दोबारा लगा दिया। पिछले साल नहीं था कि आप 50,000 से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन करेंगे तो 0.3% आपका कटेगा, विद होल्डिंग है। अच्छा, ये जितने एडवांस टैक्स की टाइप्स हैं ये सारी एडजस्टेबल हैं आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी के साथ। आपने पूरे साल में इन सब कैटेगरीज के अंदर जमा कराए 1 लाख रुपए, साल के आखिर में आपकी निकल के आई टैक्स लायबिलिटी 1.5 लाख रुपए। तो अब आप वॉलंटरी बेसिस पे 50,000 रुपये जमा करा देंगे, और अगर आपकी निकल के आई टैक्स लायबिलिटी 90,000 रुपये तो रिटर्न हो जाएंगे, रिफंडेबल हो जाएंगे। तो ये कौन सी हमने जो टैक्स स्ट्रक्चर में देखा था, ये कौन सी टाइप हुई? एनटीआर की टाइप हुई। अगर वापस नहीं मिलते तो कौन सी होती? एफटीआर की होती। अब समझ आ रहा है। और अगर कोई सेपरेट रेट लगता तो एसटीआर की, और नॉर्मल रेट जो ऑर्डिनेंस में गिवन है वो लगता तो एनटीआर की। अच्छा, 2 हमने पढ़ ली। वॉलंटरी बेसिस पे जो आपने खुद कैलकुलेशन की, अपने जो आपका
कंसल्टेंट था, टैक्स कंसल्टेंट था, उसके पास गए, उसको अपनी सारी रौदात सुनाई, उसने आपकी रौदात सुन के एक टैक्स वर्किंग बनाई, आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की, और उसने आपको बताया कि भाई तुम 1 लाख रुपए तो टैक्स जमा करा चुके हो, तो एक अच्छे शहरी हो तुम, तुम्हारे ऊपर टैक्स लायबिलिटी निकलती है 50,000 रुपये। आप वाकई अच्छे शहरी थे? बोला नहीं है, मुल्क को तो देने हैं पैसे। आपने वॉलंटरी बेसिस पे 50,000 का चालान बनाया और गवर्नमेंट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दिया। अब क्या FBR के कमिश्नर जो आप में से अल्लाह करेगा कोई बन जाएंगे? आप वहाँ बैठे हुए थे, आपने कर लिया ऑडिट, आपके पास जैसे ही रिटर्न गिरा, बोला यार ये तो अच्छा शहरी है, इसका तो रिटर्न देख लेना चाहिए, इसने तो खुद से जमा कराया 50,000 रुपया, लाख पहले दिया हुआ था, फिर 50 जमा करा दिया, इसको देखते हैं। आपने उसका रिटर्न खोला, आपने देखना शुरू करा, आप थोड़े सस्पिशियस हुए, आपने उसकी बैंक स्टेटमेंट से चेक किया, आपने उसकी कस्टम से उसकी डिटेल्स मंगवाई, आप और चैनल्स चेक किए, उसके क्रेडिट कार्ड को चेक किया, उसकी ट्रैवलिंग को चेक किया, तो आपको अंदाज़ा हुआ कि भैया कुछ तो मसला है इधर, इसको चेक करो। आपने फिर उससे सारे खाते मंगवाए, आपने उसकी इनकम स्टेटमेंट का ऑडिट किया, सारे एक्सपेंडिचर चेक किए, और फाइनल ये पता चला भाई वो अच्छा शहरी नहीं था, उसकी जो टैक्स लायबिलिटी बनती थी 2 लाख रुपए, 50,000 रुपये तो उसने बचाए हुए थे। अब आपने उसको नोटिस भेजा ऑन डिमांड, डंडे से, मैं बोला भाई 50,000 रुपये और जमा कराओ और 10,000 रुपये प्लेंटी भी जमा कराओ कि तुमने इतनी मेहनत करवाई मुझसे। तो ये हो गया ऑन डिमांड। जो कमिश्नर खुद से टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेगा और आपसे वो डिमांड करेगा। यहाँ तक क्लियर है? हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही पढ़ सकें। इरादा मेरा था कि मैं आपको चले यहाँ पे किसको मैं फॉरवर्ड कर सकता हूँ, ये PPT फॉरवर्ड कर दूँ अगर आप लोगों को चाहिए होगी। और बना दें यार, आप लोग बना दें और मुझे ऐड कर दें, आप में से कोई मैनेज कर ले, इतने ग्रुप हैं यार, ग्रुपों से तो मैं तंग आ गया। ठीक है, मैं बना दूँ। बस बना लें, आप ही एडमिन हैं और मैं उसमें डाल दूँगा। ठीक है, नंबर आप मेरा ले लें, यहीं लिख देता हूँ। अच्छा, अभी हम, मेरा इरादा था कि मैं आपको वहाँ से 2 चैप्टर पढ़ाऊँ, लेकिन थोड़ी लंबी हो गई, तो वैसे 20-25 मिनट में था मेरा, मैं इसको इसलिए 4-5 स्लाइड्स को कर दूँ, लेकिन खैर। तो अब मैं आपको वो जो 2 चैप्टर के नोट्स हैं वो आपको मैं फॉरवर्ड करवा देता हूँ, आप जल्दी से बनाएं ग्रुप में, उसमें डाल दूँगा। और इंशाल्लाह हम ट्यूसडे को दोबारा क्लास रखेंगे और उसमें आप वो पढ़ के आइएगा, फिर हम वहाँ पे कर लेंगे। अच्छा, अब ये बताएं, हम पैरेलल देखिए, अकाउंटिंग आप पढ़ सकते हैं खुद भी, मेरा ख्याल है टैक्स और ऑडिट आप खुद नहीं पढ़ सकते, इसमें आप बहुत ही परेशान हो रहे होंगे। तो पहला मेरा टारगेट ये है कि आप लोगों को ये 2 चीज़ें करा दें।